नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है अच्छे होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली रोज करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, तो आज पुनः एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके मैं आ चुका हूँ। तो अब शुरुआत करेंगे 25 दिसंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे, क्लासेस से जुड़े हुए होंगे और समय पर उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर की करंट अफेयर से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, नासा के 15वें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसकी पुष्टि हुई है। तो नासा एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे भारत की कौन सी है, इसरो। भारत की कौन सी है, इसरो। वैसे ही नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो उसके 15वें एडमिनिस्ट्रेटर का की पुष्टि की गई है। तो वो कौन है, वो है जेडेर आइजकमैन। कौन है, जेडेर आइजकमैन। इसके 15वें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी पुष्टि हुई है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने नासा के 15वें प्रशासक के रूप में अरबपति निवेशक जेरेड आइजकमैन की पुष्टि की है। जेरेड आइजकमैन को अमेरिकी सीनेट ने 67-30 बहुमत वोट से मंजूरी दी थी। आइजकमैन दशकों में सीधे अमेरिकी सरकार के बाहर से आने वाले पहले नासा प्रशासक हैं। तो ये आइजकमैन जो है वो दशकों में सीधे अमेरिकी सरकार के बाहर से आने वाले पहले नासा प्रशासक बने हैं। जेरेड आइजकमैन स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री होंगे। वह एक शौकिया जेट पायलट है जिसके पास वाणिज्यिक अंतरिक्ष अभियानों में व्यापक अनुभव उनके पास है। तो एक शौकिया जेट पायलट है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा प्रशासक पद के लिए जेरेड आइजकमैन को नामांकित किया, वापस लिया और बाद में फिर से नामांकित किया। तो जो वहां के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया कि इनको पहले नामांकित कर दिया, फिर उस नामांकन को वापस ले लिया और उसके बाद में पुनः इसको नामांकित कर दिया गया। ट्रंप की अंतरिक्ष दृष्टि में मंगल ग्रह की खोज की दिशा में एक कदम के रूप में एक स्थायी अमेरिकी चंद्राधार स्थापित करना इसमें शामिल है। फोर्ब्स का अनुमान है कि जेरेड आइजकमैन की कुल संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन डॉलर है। आइजकमैन ने 16 साल की उम्र में यूनाइटेड बैंक कार्ड की स्थापना की, जिसका नाम बाद में फोर रखा गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ये है अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। पैरालिसिस के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है। तो पहला व्यक्ति कौन बना है नहीं, बनी है। तो कौन है, मिकाइला बेंथोस बनी है। तो ये फोटो आप देख रहे होगे, ये है मिकाइला बेंथोस की। तो ये पैरालाइसिस है और ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली युवती है। मिसेला बेंथोस अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पक्षाघात से पीड़ित पहली व्यक्ति बनी है। उन्होंने NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन पर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरी। तो कौन से रॉकेट से, NS-37 के सब ऑर्बिटल मिशन पर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट, कौन सा, न्यू शेपर्ड रॉकेट से उन्होंने उड़ान भरी है। NS-37 मिशन 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि NS-37 मिशन कब आयोजित किया गया, तो NS-37 मिशन 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। NS-37 ब्लू ओरिजिन की 16वीं मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है। NS-37 ब्लू ओरिजिन की 16वीं मानवयुक्त, एक तो होती है कि मानवयुक्त और एक मानव रहित, तो ये मानवयुक्त 16वीं उड़ान है। ठीक है। ब्लू ओरिजिन जेफ बेसोस द्वारा स्थापित एक अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है। NS-37 मिशन को अमेरिका के वेस्ट टेक्सास से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, अमेरिका के वेस्ट टेक्सास से इसको लॉन्च किया गया था। उपकक्षीय उड़ान लगभग 11 मिनट तक चली। न्यू शेपर्ड वाहन कोमर्न रेखा को पार करते हुए लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। NS-37 चालक दल में जोय हाइड, हंस कोएनिग्समैन, नील मिलिच,
एडोनिस पेरोपोलिसिस और जेनस स्टेनलेस शामिल इसमें थे। हंस कोएनिग्समैन एक पूर्व जर्मन अंतरिक्ष इंजीनियर है और मिशेला बेंथोस एक जर्मन एरोस्पेस और मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं ये फिलहाल। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो हमने देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कमीशन किया गया भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज तीसरा अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है? तो अभी अभी इसको भारतीय कमीशन में शामिल किया गया है। तो ये कौन सा है? आईएनएस अंजदीप। कौन सा है? आईएनएस अंजदीप। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि इसको किसने बनाया है। तो इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता की एक कंपनी है, उसने ये बनाया है। ठीक है, ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये है आईएनएस अंजनदीप और ये किसने बनाया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। चलिए इसके बारे में और फैक्ट्स देखते हैं। आईएनएस अंजनदीप भारतीय नौसेना का तीसरा अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट AFW, ये इसी का है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की शॉर्ट फॉर्म है। WSWC है। जहाज का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया और इसे L&T शिप बिल्डिंग को सौंप दिया गया था। आईएनएस अंजनदीप में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कि हम जितने भी अब डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें लगभग लगभग सारी भारतीय सामग्री लगाई जा रही है और उनका निर्माण भी लगभग लगभग सारा भारत में ही हो रहा है। तो सब कुछ स्वदेशी ही हो रहा है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध AFW है। ठीक है, इसकी प्राथमिकता भूमिका क्या है? तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध करने की इसकी तकनीकी भूमिका है। पोत उप सतह निगरानी, बारूदी सुरंग बिछाने, खोज और बचाव और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन LIMO भी ये करता है। उन्नत सेंसर, हथियार और संचार प्रणालियां पानी के भीतर खतरे का सटीक पता लगाने में सक्षम इसको बनाती है। जहाज जल जेट प्रणोदन और तटीय संचालन के लिए उथले ड्राफ्ट के साथ अत्यधिक गतिशील भी ये है। आईएनएस अंजनदीप तटीय क्षेत्रों में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है और यह भारतीय नौसेना में पुराने अभय श्रेणी के कारवेट का स्थान लेता है। कमीशनिंग से घरेलू रक्षा क्षमताएं बढ़ती हैं और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम होती है। तो अगर मान लो कल को कोई युद्ध हो जाता है, अगर हम कोई भी डिफेंस सिस्टम है उसको अगर विदेश से परचेज करते हैं, विदेश से मंगवाते हैं, जो भी करते हैं, तो कल को उसमें कोई खराबी आ जाए तो अगर युद्ध के टाइम पे हम दूसरे देश से तो मदद मांग नहीं सकते, क्या पता वो देश हमारी मदद करे कि नहीं करे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि भारत में ही लगभग सभी चीजों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है ऑप्शन नंबर बी, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। इसकी थीम है जो आप मेरे पीछे देख रहे होगे। चलते हैं इसके डिस्कस पर। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी की याद दिलाता है। तो ये देखिए कि क्यों मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया गया था और उसी दिन से उपभोक्ता संरक्षण दिवस हम मनाने लग गए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या है कि डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान इसकी थीम थी। थीम प्रौद्योगिकी संचालित पारदर्शी और समयबद्ध उपभोक्ता शिकायत निवारण पर जोर देती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से 1986 अधिनियम का स्थान लिया और जुलाई 2020 में इसको लागू किया गया।
अधिनियम सुरक्षा, सूचना, विकल्प और निवारण सहित 6 उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता ये देता है। भारत 2019 अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली का पालन करता है। जिला आयोग 50 लाख तक के मामलों को संभालता है और राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ के बीच के मामलों को संभालता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुकुशिमा आपदा के बाद दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए किस देश ने अंतिम क्षेत्रीय मंजूरी का कदम उठाया है? तो एक फुकुशिमा आपदा आई थी, तो उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ये कहाँ आई थी, कौन से देश में आई थी और किस देश ने मान्यता दी है? ये जापान में आई थी। कब? 2011 में। कब आई थी? 2011 में। और उसके पुनर्निर्माण के लिए जापान ने क्षेत्रीय मंजूरी दे दी है। तो ये कुछ जापान का ये एक हिस्सा है। यहाँ फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसको अब पुनः विकसित किया जाएगा। जापान ने क्षेत्रीय असेंबली वोट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह निर्णय फुकुशिमा आपदा के लगभग 15 साल बाद जापान की परमाणु ऊर्जा में नए सिरे से वापसी का प्रतीक है। काशिवाजाकी कारिवा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो काशिवाजी कारिवा। 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद काशिवाजी कारिवा को बंद कर दिया गया था। 2011 की आपदा के कारण पूरे जापान में 54 परमाणु रिएक्टर बंद हो गए थे। और फुकुशिमा दाइची दुर्घटना को चेरनोबिल के बाद सबसे खराब परमाणु आपदा माना जाता है। और जापान में वर्तमान में 33 परमाणु रिएक्टर हैं जो तकनीकी रूप से संचालन योग्य हैं। 2011 के बाद से जापान ने 14 परमाणु रिएक्टरों को फिर से शुरू किया है। जापान का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा को पुनर्जीवित करके आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना इसका लक्ष्य है। काशिवाजाकी कारिवा का संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी टेपको द्वारा किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO और किस भारतीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो भारत का कौन सा मंत्रालय था? भारत का आयुष मंत्रालय था। आयुष मंत्रालय और WHO दोनों ने मिलकर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से किया। और कहाँ किया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 17 से 19 दिसंबर तक। कब से कब तक? 17 से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। समिट के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने योग प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट इसमें जारी की। उन्होंने फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष पुस्तक का विमोचन भी इसमें किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। पीएम मोदी ने दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व पर इस पर प्रकाश डाला है। आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानक आयुष मार्ग की घोषणा की गई है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं और आप नीचे देख सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF देखना चाहते हैं या रिवीजन आपका जल्दी हो सके, तो एक तो आप स्पीड को बढ़ाकर 2x में रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं और फ्री PDF अगर आपको चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन करके हमारी PDF वहाँ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो आप वहां जा करके एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करके जरूर देखें। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही मददगार वो जो चैनल है वो साबित होगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की, उसके अलावा
और भी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो वहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहाँ एक बार आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ओमान ने जो है, ओमान ने ये लॉन्च किया है अपना पहला पॉलीमर एक रियाल का। पहले जैसे मान लो कागज के जो नोट है वो होते थे, तो उसकी जगह एक पॉलीमर का जो नोट है वो लॉन्च किया है। और कितने का है वो? एक रियाल का ही वो नोट है, जो आप थोड़ा देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये है एक रियाल का नोट जो कि पॉलीमर का बनाया गया है। ओमान ने कागज आधारित मुद्रा से बदलाव का प्रतीक अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है। यह नया पेश किया गया पॉलीमर बैंक नोट एक रियाल मूल्य वर्ग का है। तो कितने की करेंसी है ये? एक रियाल की करेंसी है। बैंक नोट सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा जारी किया जाता है। ओमान का पॉलीमर एक रियाल नोट 11 जनवरी 2026 को प्रचलन में आ जाएगा। कब आएगा ये प्रचलन में? 11 जनवरी 2026 को। यह पहली बार है जब ओमान ने किसी भी बैंक नोट मूल्य वर्ग के लिए पॉलीमर सामग्री का उपयोग किया है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ओमान की मुद्रा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। पॉलीमर बैंक नोट उच्च स्थायित्व और कम प्रतिस्थापन लागत को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन आज रिपीट हो गया फिर से। कल भी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं, और उम्मीद है आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, किरण अंकुश जाधव। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं एक बार। भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है इंपोर्टेंट कि 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। चैंपियनशिप स्थल पर मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी था। किरण अंकुश जाधव ने 252.1 का स्कोर बनाकर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्कोर कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप देख लेना एक बार कि इनका स्कोर कितना रहा था। 252.1 इनका स्कोर रहा था। ओलंपियन अर्जुन बाबूता ने 10 मीटर एयर राइफल में 251.4 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। और सूर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के फाइनल में 229.8 के साथ कांस्य पदक जीता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश के साथ किए हैं वो? न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान एफटीए वार्ता शुरू हुई थी। तो कब जो ये वार्ता कब शुरू हुई थी? मार्च 2025 में। एफटीए 9 महीने के रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, जो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो टोटल इसको मंजूरी मिलते मिलते कितना टाइम लग गया? 9 महीने इसको लग गए। ये मार्च 2025 से शुरुआत होकर दिसंबर 2025 में इसको मंजूरी दी गई। यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करेगा और बाजार पहुंच इसकी बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। एफटीए दोनों देशों के नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई, छात्रों और युवाओं के लिए अवसर खोलता है। दोनों देशों का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत से 20 अरब डॉलर की निवेश करेगा और एफटीए के तहत भारत न्यूजीलैंड साझेदारी से कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए ड्रग पैराशूट योग्यता परीक्षण पूरा किया है? तो किसके लिए किया है वो? गगनयान मिशन के लिए किया है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं।
इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रग पैराशूट योग्यता परीक्षण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ड्रग पैराशूट परीक्षण 18 से 19 दिसंबर 2025 को आयोजित किए गए। अगर आपको तारीख पूछे तो कब आयोजित हुए हैं ये? 18 से 19 दिसंबर 2025 तक इनको आयोजित किया गया। परीक्षण चंडीगढ़ में रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज आरटीआरएस सुविधा में किए गए। आरटीआरएस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के तहत संचालित होता है। परीक्षण श्रृंखला का उद्देश्य मिशन जैसी चरम स्थितियों के तहत ड्रग पैराशूट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। उच्च गति वाले वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने के लिए ड्रग पैराशूट का उपयोग किया जाता है। तो ड्रग पैराशूट का उपयोग कब किया जाता है? कि उच्च गति वाले वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने के लिए। गगनयान क्रू मॉड्यूल मंदी प्रणाली में 4 अलग अलग प्रकार के 10 पैराशूट शामिल हैं। अवतरण क्रम शीर्ष आवरण पृथक्करण और पैराशूट से शुरू होता है। गति को कम करने और मॉड्यूल को स्थिर करने के लिए 2 ड्रग पैराशूट का तैनात किए जाते हैं। 3 पायलट पैराशूट अंतिम मंदी के लिए 3 मुख्य पैराशूट निकालते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रणाली को योग्य बनाने एवं ड्रग पैराशूट की परीक्षण के एक महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षण कार्यक्रम में इसरो, वीएसएससी, एडीआरडी, डीआरडीओ और टीबीआरएल, डीआरडीओ शामिल थे। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे अपने करंट अफेयर्स के। अब चलते हैं अपने कुछ, मैं आपको बता दूं एक हमारा नया ऑफर लॉन्च हुआ है जो मैं डेली आपको बताता हूं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए गुरुजी 4.0 एक बहुत ही शानदार ऑफर लेके आया है। जैसा कि मैं डेली आपको बताता हूं, आप हमारी डेमो क्लासेज अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो गुरुजी 4.0 ऐप है हमारा, जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो 12th क्लास के रिवीजन में बहुत ही बेहतर साबित होगा और आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है जिनसे आप परिचित होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत ही मेहनत करके एक शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत 999 रुपए है, केवल 999 रुपए। और कॉम्बो कोर्स की कीमत है केवल 2499 रुपए। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी और आप जरूर जरूर कोर्स को परचेज करोगे। ठीक है, तो ये अपने कुछ करंट अफेयर्स की थी और कुछ कोर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।